आज इस वीडियो में बच्चों आप लोग मानव शरीर के महत्वपूर्ण तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र के विषय में जानेंगे। साथ ही इस तंत्र में योगदान देने वाले सभी श्वसन अंगों की रचना, उसके कार्यों के विषय में भी हम सभी समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं मनुष्य का श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम। बच्चों, जो श्वसन प्रक्रिया में सहायता देते हैं जो अंग, वो श्वसनांग कहलाते हैं। फेफड़े मानव शरीर में पाए जाने वाला प्रमुख श्वसनांग है। इसके अलावा कुछ सहायक अंग हैं जो श्वसन प्रक्रिया को सफल बनाते हैं, जैसे नासिका, नासामार्ग, स्वर यंत्र, श्वास नलिका और फेफड़े। नासिका को इंग्लिश में ही नोज कहते हैं, नासामार्ग नेसल पैसेज, स्वर यंत्र लैरिंग्स, श्वास नलिका ट्रैकिया या विंड पाइप भी इसको कहते हैं, और फेफड़े लंग्स। हम लोग इन सभी श्वसनांगों के विषय में, उनकी रचना कैसी होती है, उनके कार्य क्या हैं, इसके विषय में वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले नासिका और नासामार्ग को लेकर चलते हैं। अगर नासिका या नोज की रचना को हम लोग देखें, जो कि हमारे चेहरे में पाई जाती है, इसमें बाहर की तरफ दो बाह्य नासा छिद्र के द्वारा ये खुलती है। इसमें दो बाह्य नासा छिद्र पाए जाते हैं, बाह्य नासा छिद्र या नॉस्ट्रिल्स पाए जाते हैं। ये बाह्य नासा छिद्र दाएं और बाएं दो भागों में बटे होते हैं। इनको बांटने वाला जो पट कहलाता है, इसको बोलते हैं नासापट। नासापट द्वारा ये दो भागों में बटे होते हैं। अंदर वाली गुहा को बोलते हैं नासा गुहा। जो हमारी नोज होती है, जो नासिका होती है, उसका जो अग्र सिरा होता है, ये इसका निर्माण उपास्थियों से मिलकर होता है, जबकि जो पश्च सिरा होता है वो अस्थियों से मिलकर बना होता है। साथ ही ये नासा मार्ग आगे जाकर, ये जो नासा गुहा है आगे जाके नासा मार्ग में बदलती है। नासा मार्ग जो होता है ये घुमावदार टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है, जिसमें कि म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसकी जो सतह होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती है, जिसके कारण ये जो नासा मार्ग है उससे चिकना श्लेष्म निकलता रहता है, जो भी कि कोई भी बाह्य जो भी डस्ट आती है उसको रोकने का ये काम करता है, तरल चिकना श्लेष्म। साथ ही जो घुमावदार टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है वो आने वाली वायु का टेम्परेचर मानव शरीर के टेम्परेचर के अनुकूल बना देता है। इसके बाद जो श्वास जो मनुष्य ग्रहण करता है वो जाती है स्वर यंत्र में। स्वर यंत्र की पोजीशन अगर हम लोग देखें, स्वर यंत्र कहाँ पे स्थित होता है, नासा मार्ग का जो अंतिम सिरा है, स्वर यंत्र के विषय में अगर हम लोग जाने, लैरिंग्स इसको बोलते हैं। ये नासा मार्ग आगे चलकर मुख गुहिका के, जो हमारी मुख गुहिका होती है, उसका पश्च सिरा पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो ग्रसनी कहलाता है। ये ग्रसनी में आकर खुलता है। नासा मार्ग ग्रसनी में आकर खुलता है। ग्रसनी में दो द्वार होते हैं या दो भाग होते हैं ग्रसनी में। एक अधर भाग होता है और एक होता है पृष्ठ भाग। अधर भाग में दो तरह के, इसमें भी ग्रसनी में दो तरह के द्वार पाए जाते हैं। अधर भाग में स्थित द्वार को बोलते हैं निगल द्वार, और जबकि पृष्ठ भाग में जो स्थिर द्वार होता है उसको बोलते हैं घाटी द्वार, या इसी को ही इंग्लिश में बोलेंगे ग्लॉटिस के द्वारा ही जो ग्रहण की गई वायु है, ये एक छिद्र होता है, ये ग्लॉटिस के द्वारा ये श्वास नली में चली जाती है। श्वास नलिका से इसका संबंध होता है।
तो जो भी हम लोग वायु ग्रहण करते हैं वो ग्लॉटिस से होते हुए श्वास नली में चली जाती है। निगल द्वार का संबंध किससे होता है? निगल द्वार का संबंध हमारी भोजन नली से होता है। भोजन नली या ग्रास नली जिसको बोलते हैं, ग्रास नली से इसका संबंध होता है। भोजन करते समय ये जो ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस के ऊपर एक संरचना पाई जाती है, पत्ती नुमा संरचना होती है, उसे बोलते हैं एपिग्लॉटिस। इसका क्या कार्य होता है? एपिग्लॉटिस का कार्य होता है, जब भी मनुष्य खाना खाता है तो इस वाली जो पाइप है, दो तरह की पाइप है, एक निगल द्वार से भोजन नली जा रही है और घाटी द्वार से श्वास नली जा रही है। श्वास नली के ऊपर जो घाटी द्वार है, घाटी द्वार में एपिग्लॉटिस नाम का एक पत्तीनुमा संरचना है, जो कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो वे ऑटोमेटिक ये बंद हो जाती है, जिससे कि जो खाने के कण हैं वो श्वास नली में नहीं पहुंच पाते और भोजन नली के जरिए ही जाता है। इसके अलावा जो हमारा स्वर यंत्र है, स्वर यंत्र की अगर हम लोग पिक्चर देखें, चित्र के माध्यम से समझें कि ये एक बॉक्स नुमा संरचना होती है स्वर यंत्र। इसी स्वर यंत्र इसलिए भी इसको कहते हैं क्योंकि इसमें स्वर रज्जु पाए जाते हैं, जो कि स्वर निकलने में सहायता देते हैं। हम लोग की जो आवाज होती है इसी के जरिए ही निकलती है। इसका जो ऊपरी हिस्सा है यही एपिग्लॉटिस ये पाया जाता है, पत्तीनुमा संरचना वाला हिस्सा है, जो कि अगर हम लोग खाना खाते समय ये ऑटोमेटिक ये बंद हो जाता है, जिससे कि भोजन के कण ये श्वास नली में नहीं जाने पाते। ये हमारी श्वास नली है, ट्रैकिया। ये वाला हिस्से में थायराइड झिल्ली से बना हुआ ये हिस्सा है, थायराइड ग्लैंड इसी में ही पाई जाती है। साथ ही ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया में यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इस तरह छल्ले नुमा संरचना होती है, जो कि सी के आकार की होती है, और पीछे की साइड ये अधूरे छल्ले होते हैं। सी के आकार के अधूरे छल्ले होते हैं, उपास्थियों के बने होते हैं। ये ट्रैकिया में पाए जाते हैं या श्वास नली में पाए जाते हैं। स्वर यंत्र के बाद जो अगला स्वर ये जो श्वसनांग है वो श्वास नलिका ही है या ट्रैकिया, ये विंड पाइप इसको कहते हैं। स्वर यंत्र से जब ये घाटी द्वार ग्लॉटिस से वायु आती है वो श्वास नली में ही जाती है। अगर हम लोग श्वास नली को विस्तार से देखें, श्वास नलिका या ट्रैकिया या इसी को ही विंड पाइप कहते हैं, ये लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है और 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर व्यास की होती है। इतनी मोटी पाइप होती है। साथ ही इसमें लगभग 16 से 20 उपास्थियों के अधूरे छल्ले पाए जाते हैं। अधूरे छल्ले इसमें पाए जाते हैं। इन छल्लों का ये सी के आकार के छल्ले होते हैं, सी के इंग्लिश के लेटर सी के आकार के छल्ले होते हैं। अगर हम लोग इसमें देखें ट्रैकिया में ये जो छल्ले पाए जाते हैं इसी को ही उपास्थियों के छल्ले कहते हैं, जो कि सी के आकार के होते हैं। इसके कारण ट्रैकिया में जब भी वायु प्रवेश करती है या वायु निकलती है तो इसकी पोजीशन पिचकने वाली नहीं होती है, वो यथा स्थिति बनी रहती है। इसका मुख्य कार्य यही होता है। साथ ही जो श्वास नली है हमारी, ये श्वास नली जो आ रही है ये आगे जाके 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिसे श्वसनिया कहते हैं। एक ये श्वास नली श्वसनियों में विभाजित हो जाती है। श्वसनिया आगे जाकर अपने अपनी जगह अपने अपनी तरफ की फेफड़ों में ये प्रवेश करती हैं श्वसनिया, और श्वसनिया फिर पुनः विभाजित होती हैं जिससे कि कूपिका नलिकाएं बनती हैं। कूपिका नलिकाओं में ये पुनः विभाजित होती हैं। कूपिका नलिकाओं का अंतिम सिरा जो है अंगूर के गुच्छे के समान ये संरचना बनाती है, जिसको कि वायु कोष्ठक के नाम से जाना जाता है। वायु कोष्ठक ये इसी में ही मेन
जो गैस का एक्सचेंज होता है, जो वायु का शुद्धिकरण होता है, ये वायु कोष्ठक के द्वारा ही होता है। तो हम लोग देखें कि अगर पिक्चर के माध्यम से देखें, समझने का प्रयास करें, तो ये नासा मार्ग, नासा छिद्र या नॉस्ट्रिल जो कि संख्या में 2 होते हैं, दाएं और बाएं नासा पट्ट द्वारा विभाजित होते हैं। ये नासा पट्ट पीछे जाकर, ये नासा गुहा पीछे जाकर नासा मार्ग का निर्माण करती है। नासा मार्ग टेढ़ा मेढ़ा और घुमावदार रास्ता होता है। इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन से बना होता है। साथ ही इसमें जो भी वायु आती है उसका टेम्परेचर, भीतर के टेम्परेचर हमारे शरीर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होने का कार्य भी नासा मार्ग करता है। नासा मार्ग आगे जाकर जो ग्रसनी का जो घाटी द्वार है या ग्लॉटिस है उसमें प्रवेश करती है। ग्लॉटिस के ऊपर ही एपिग्लॉटिस नाम की एक संरचना होती है, जो कि जिसका कार्य हम भोजन करते समय ये ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, जिससे कि भोजन श्वास नली में नहीं प्रवेश करता है और श्वसन प्रक्रिया चलती रहती है। भोजन करते समय भी हम लोग की श्वसन प्रक्रिया आसानी से चलती रहती है। ये एपिग्लॉटिस या घाटी स्वर यंत्र, इस भाग को स्वर यंत्र कहते हैं। स्वर यंत्र का कनेक्शन श्वास नली से होता है। श्वास नलिका या ट्रैकिया या विंड पाइप, श्वास नली आगे जाके 2 भागों में बढ़ जाती है, श्वसनी जिसे बोलते हैं। ये श्वसनी अपनी तरफ के फेफड़ों में प्रवेश करती है। फेफड़े संख्या में 2 होते हैं और ये श्वसनी आगे जाकर कूपिका वाहिनियों या नलिकाओं में विभाजित हो जाती है। कूपिका वाहिनियों नलिकाओं में ही विभाजित होती है। कूपिका नलिकाएं आगे जाके कूपिकाओं में या वायु कोष्ठक में, छोटे छोटे असंख्य वायु कोष्ठक होते हैं, इसके द्वारा ये विभाजित हो जाती है। सबसे जो मुख्य श्वसनांग है फेफड़े। फेफड़ों के विषय में अगर हम लोग जाने, जो आखिरी है प्रमुख श्वसनांग फेफड़ा। फेफड़ों की पोजीशन अगर हम लोग देखें, फेफड़े कहाँ स्थिर होते हैं, ये प्रमुख श्वसनांग है। साथ ही वक्ष गुहा में ये वक्ष गुहा है, वहां पर स्थिर होते हैं। ये कोमल होते हैं, स्पंजी होते हैं, खोखले और लचीले होते हैं। साथ ही फेफड़ों में फेफड़ों की पोजीशन अगर देखें तो ये कोमल है, स्पंजी हैं, खोखले हैं, लचीले हैं। साथ ही इसमें जो आवरण पाया जाता है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है, फुफ्फुसा वरण इसको बोलते हैं। ये दोहरी झिल्ली पाई जाती है फेफड़ों के चारों तरफ और इस झिल्ली के बीच की गुहा को बोलते हैं फुफ्फुस गुहा। इसका मुख्य कार्य फेफड़ों की सुरक्षा करना ही होता है। साथ ही अगर फेफड़ों की पोजीशन को देखें तो इसमें जो सबसे अंतिम संरचना, फेफड़ों के अंदर अंतिम संरचना वायु कोष्ठक के नाम से जानी जाती है। वायु कोष्ठक ये बहुत ही महीन झिल्ली वाली संरचना है। इसके ऊपर ढेर सारे या रुधिर केशिकाओं का जाल बिछा रहता है, जिसका मेन फंक्शन अगर हम देखें, ये हमारी वायु कोष्ठक है। वायु कोष्ठक अंगूर के गुच्छे की समान संरचना है, जिस पर कि रुधिर केशिकाओं का जाल बिछा हुआ है। ये रुधिर केशिकाओं का चारों तरफ जाल बिछा हुआ है। वायु कोष्ठक में ही शुद्ध वायु ऑक्सीजन उपस्थित है। रुधिर केशिकाओं में जो अशुद्ध रुधिर है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, वो अशुद्ध रुधिर कहलाता है। ये अशुद्ध रुधिर और ये शुद्ध वायु आपस में विसरित हो जाती हैं, क्योंकि इसकी झिल्ली बहुत महीन होती है, तो आपस में विसरित हो जाती है। मतलब कि ऑक्सीजन रक्त में चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इस वायु कोष्ठक में आ जाती है, जो कि श्वास नली द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। ये जो ऑक्सीजन है, ये रक्त के हीमोग्लोबिन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का यौगिक बनाता है। तो मेन शुद्धिकरण वाला जो अंग है वो हमारे फेफड़े ही हैं, जो कि हीमोग्लोबिन, रक्त का हीमोग्लोबिन
वायु कोष्ठक के ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन रुधिर के माध्यम से सभी जगह, सभी ऊतकों में पहुंचाने का कार्य किया जाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन को सभी ऊतकों में पहुंचाया जाता है, सभी कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, ताकि वहाँ जो भी खाद्य पदार्थ है उसका ऑक्सीकरण किया जा सके। ऑक्सीकरण हेतु जो ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाती है वो इसी के माध्यम से कराई जाती है। इस प्रकार जो फेफड़े होते हैं वो रक्त को शुद्ध करने का भी कार्य करते हैं। इस प्रकार बच्चों, आपने फेफड़ों के विषय में, श्वसन तंत्र के विषय में जाना। इस टॉपिक को अपनी टेक्स्ट बुक से भी आप लोग पढ़िएगा। जो टॉपिक नहीं समझ में आता है उसको आप लोग दोबारा से पूछ सकते हैं।